इससे पहले अपन चैप्टर 9 कंप्लीट करके आए और वो था आपके रे ऑप्टिक्स। तो मैंने उसके बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाया था कि जो अपनी ऑप्टिक्स ब्रांच है, इस ब्रांच में 2 चैप्टर आएंगे 9 और 10, ठीक है। और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये पूरी आपके सिलेबस में ये 2 चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स जो ब्रांच है उसको आप अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि जब आप आगे की जो क्लासों में जाओगे, चाहे कॉलेज में या फिर और कोई अदर कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो वहाँ पर भी इन 2 चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं अपन। तो चैप्टर 9 में जो चीज़ें पढ़ी अपन ने, एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। देखिए क्या क्या पढ़ा अपन ने। चैप्टर 9 था अपने किरण प्रकाशी यानी कि रे ऑप्टिक्स। और अपन ने ये समझा कि जो प्रकाश है आपका, ये प्रकाश, इसको अपन 2 भागों में पढ़ते हैं। यानी कि प्रकाश की प्रकृति को आप या तो कह सकते हो कणीय प्रकृति या किरण की, किसके रूप में मान सकते हैं, कण या किरण के रूप में। और दूसरा रूप इसका माना जाता है तरंग के रूप में। अब ये बातें किसने कैसे बताई, तो वो भी मैंने आपको चैप्टर 9 में थोड़ा बहुत बताया था, यहाँ फिर से क्लियर कर रहा हूँ आपके। देखिए सबसे पहले बात आती है 1665 में। 1665 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन द्वारा ये बताया गया कि जो आपका प्रकाश है वो एक कण की भांति व्यवहार करता है, यानी एक किरण की तरह ये चलता है, या आप किरण मान सकते हो या कण मान सकते हो। और इसी आधार पर कण या किरण मानकर इन्होंने प्रकाश के परावर्तन को समझाया, जो अपन ने 9 नंबर चैप्टर में पढ़ा है। और क्या पढ़ा बोलो, अपवर्तन को समझाया। इसके अलावा आपके अवशोषण को समझाया। और फिर अपन बात करें वर्ण विक्षेपण की, तो वर्ण विक्षेपण भी अपन ने चैप्टर 9 में पढ़ा। यानी ये जो 4 से 5 टॉपिक है, इन चारों पांचों टॉपिक को अपन पढ़ते हैं चैप्टर 9 में। और वहां पर न्यूटन द्वारा ये माना गया कि प्रकाश कण या किरण की भांति व्यवहार करता है, और आसानी से इन घटनाओं को अपन उसके आधार पर समझ सकते हैं। लेकिन 1665 के बाद देखना आप, सन 1678 की बात, कब की बात है भाई, 1678 में। अब 1678 में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक है, हॉलैंड के वैज्ञानिक। अब यहां से शुरुआत होती है आपके चैप्टर नंबर 10 की। देखना आप, बेसिक बता रहा हूं सबसे पहले चैप्टर 10 का। हॉलैंड के एक वैज्ञानिक है क्रिस्टोफर हाइगेन। क्या नाम बोलो, क्रिस्टोफर हाइगेन्स। क्रिस्टोफर हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश कण या किरण की भांति नहीं, ये तो तरंग की भांति व्यवहार करता है। बोलो किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग की भांति। तो पहले तो हम किसका पढ़ रहे थे, सर आइजैक न्यूटन द्वारा बताए गए कण या कणिकावाद सिद्धांत के दो, या किरण के रूप में अपन इन घटनाओं का अध्ययन करते आए। लेकिन जैसे ही बात करें क्रिस्टोफर हाइगेन्स की, इन्होंने कहा कि ये जो प्रकाश है वो किरण की भांति व्यवहार नहीं करके किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग की भांति, ठीक है। और जब इनसे पूछा गया कि बताइए फिर तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो और इस प्रकाश के बारे में आप क्या बता सकते हो, तो इन्होंने कहा, आगे ध्यान से सुनिए बात, क्या बोला गया कि ये जो तरंग है या जो प्रकाश तरंग की भांति चल रहा है, इसे ये क्या होगा, जब मान लो किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलेगा, किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा तो सभी संभव दिशाओं में किस स्पीड से जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी मान लो जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, तो इन्होंने कहा जैसे सूर्य है उससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो जिस भी दिशा में जाना चाहे, जितनी संभव दिशाएं, उन सभी संभव दिशाओं में वो फैल सकता है, लेकिन किसके रूप में जाएगा, वो किरण के रूप में, सॉरी तरंग के रूप में। और न्यूटन ने क्या बताया, किरण के रूप में। अब बात आई कि इस स्पीड से ये चलता है, तो क्या, जैसे इन्होंने कहा था कि भाई चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलग अलग माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है। बताया था आपको भाई, चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न। किसने बताया, न्यूटन। तभी तो अपन ने कहा कि प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है वो निर्वात में होती है, और कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, या कह दीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब बात है कि ये जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, इनसे पूछा गया कि बताइए जो प्रकाश है क्या बिना माध्यम के संचरित हो सकता है कहीं पे, तो इन्होंने कहा नहीं, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये कौन बता रहे बताओ, क्रिस्टोफर हाइगेन्स ने कहा यहां पर माध्यम की आवश्यकता होगी, ठीक है। जबकि पहले क्या बताया गया, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थोड़ा
विपरीत चल रहे हैं इनके। अब चलो ठीक है, ये भी बता दिया कि भाई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो फिर अन्य वैज्ञानिकों ने इनसे पूछा कि आप कह रहे हो सभी संभव दिशाओं में ये जब प्रकाश जा सकता है, तो बताइए सभी संभव दिशाओं में कौन सा माध्यम है। भाई अपने चारों ओर वायु कह सकते हो, निर्वात कह सकते हो, और अदर माध्यम भी तो है। तो इन्होंने कहा नहीं, जो आपका प्रकाश स्रोत है इसके चारों ओर एक फिक्स माध्यम माना इन्होंने, और उस माध्यम का नाम आपसे पूछे तो क्या बताओगे? ईथर। क्या बताओगे? ईथर माध्यम माना है। अब ये इस प्रकार का माध्यम है जो सर्वव्यापी है, सब जगह उपस्थित है, पहली बात तो इन्होंने कहा। और दूसरी बात, इसमें जो प्रकाश है वो कितनी स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। और इनसे पूछा ईथर माध्यम के बारे में। आगे जाके ये थोड़ा विरोधाभास भी प्राप्त होता है कि सब जगह ईथर माध्यम नहीं हो सकता। इनसे पूछा कि भाई ईथर माध्यम क्या है, तो इन्होंने बताया कि ईथर माध्यम एक भारहीन माध्यम है, ठीक है, और ये सब जगह मौजूद है। ये बातें बताई थी स्टार्ट के अंदर क्रिस्टोफर हाइगेन्स। अब देखना आप, जब क्रिस्टोफर हाइगेन बात बता रहे हैं कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, इसको माध्यम की आवश्यकता है, और उस माध्यम का नाम इन्होंने बताया ईथर है। इन्होंने फिर अन्य वैज्ञानिकों ने पूछा कि न्यूटन द्वारा बताए गए परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण और वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत है, क्या आप उनको समझा सकते हो? तो इन्होंने बिल्कुल इन सभी सिद्धांतों को तरंग के माध्यम से समझाया। और इसके अलावा कुछ घटनाएं हैं जो भी इन्होंने अपने सिद्धांत में दी है। और प्रकाश पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं इन्होंने बताई है? एक तो है प्रकाश का व्यतिकरण। बोलो क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। दूसरा है प्रकाश का विवर्तन। दूसरी घटना कौन सी? प्रकाश का विवर्तन। और तीसरी घटना है प्रकाश का दुर्वर्ण। ये 3 घटनाएं हैं, और इन्हीं 3 घटनाओं पर आधारित आपका चैप्टर नंबर 10 है। ये हुई इसकी बेसिक बात। बोलो समझ में आई कि नहीं है? अब जब चैप्टर 9 का बेसिक बता रहा था मैं आपको, तब मैंने ये भी बताया कि कण और किरण की भांति किसने माना? न्यूटन ने। तरंग की भांति किसने माना? हाइगेन ने। और कुछ वैज्ञानिक और आए, मैक्सवेल, मैक्स प्लांक, इन्होंने कहा प्रकाश तो दोनों कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है, क्योंकि आगे जाके प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव आदि, स्टोक प्रभाव, ज्युमान प्रभाव, कुछ ऐसे प्रभाव और कुछ ऐसी घटनाएं आई जिनमें फिर से उसको कण या किरण के रूप में मानकर उन घटनाओं को समझाया गया। तो बात दोनों ही क्लियर है, ये भी माना जा सकता है, ये भी माना जा सकता है। इस आधार पर इन्होंने ये समझाया, और तरंग के आधार पर ये 3 घटनाएं समझाई। और इन तीनों घटनाओं का अध्ययन अपन चैप्टर 10 में अपन करने वाले। 9 में अपन ने ये कर लिया, ठीक है। तो देखिए अपने क्लियर चीज है, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, यानी प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यतिकरण, विवर्तन और दुर्वर्ण। क्लियर है? अब चलते अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि रहने वाला, इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रकाश का व्यतिकरण। बोलो क्या समझेंगे? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण को समझने से पहले आप सुनिए क्या क्या चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। देखना आप, एक तो आपको 11वीं क्लास की कुछ चीजें जो आपको पहले से याद रखनी है। क्या क्या चीजें हैं मैं बता दूं। एक आपने पढ़ा होगा, कहीं पे नाम सुना होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। बोलो क्या सुना होगा? अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? एक तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, और दूसरा 2 पॉइंट आपको और क्लियर करने। एक तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, एक तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, और दूसरा कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। ये दोनों बात, जिससे अपन क्या समझ सके? प्रकाश के व्यतिकरण को आसानी से और इजी टाइप से समझ सके। इसके लिए आपको जरूरी है पहले ये 3 चीजें क्लियर करनी। एक एक को समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझनी है, आराम से देखिए। कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, यानी कहीं ना कहीं बात हो रही है प्रकाश स्रोत की, तो ध्यान से सुनिए। कला संबद्ध प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? ये जो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है, इस प्रकार का स्रोत होगा जिससे निकलने वाली किरणों, जिससे निकलने वाली ये किरणें, सॉरी तरंगे, यहाँ तरंगों की बात करेंगे, तरंगे निकल रही। तो तरंगों के अंदर क्या होता है? देखो, तरंगों की कुछ चीजें आपको पहले से परिभाषित रखनी है। एक तो तरंगों का होता है आयाम,
बोलो क्या होता है? आयाम। एक तरंगों की क्या होती है? आवर्ती। बोलो क्या होती है? आवर्ती। एक तरंगों के लिए याद रखना है आपको तरंग दे रही है, तरंग दे रही है। और क्या याद रखना है? एक तरंगों के लिए आपको श्रृंग, फिर आपको याद रखना है गर्त, ठीक है। और इसके अलावा क्या याद रखना है? तो आवर्तकाल, ठीक है भाई। फिर क्या याद रखना है? तो कला, फिर कला कोण, कला कोण, फिर कलांतर, और फिर पथांतर। ये इतनी मैंने चीजें लिखी है ना, ये शब्दावली है, और ये आपको पहले आनी ही चाहिए भाई। यदि नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा भले, लेकिन आपको ये पहले आना चाहिए। तो मैं सभी का एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ये आपके पढ़े हुए नहीं है तो मैं एक एक को आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज आएगी आपको तब आप आगे समझ पाओगे। तो अपन लेते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कोई जो तरंग है, किसी तरंग का आप मतलब ग्राफ कैसे बनाओ, ठीक है। एक तो आप किसी भी तरंग का समीकरण कैसे लिखोगे, समीकरण से समझाता हूं आपको तरंग का समीकरण। अब सुनिए आप, तरंग का समीकरण अपन 11वीं क्लास में सीखते हैं। आपने देखा होगा कुछ ग्राफ आपने ऐसे बनाए होंगे इस प्रकार से, और कोई ग्राफ को आपने ऐसे भी बनाया होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है पता है आपको? ये ज्यावक्रीय ग्राफ है। कौन से ग्राफ है? ज्यावक्रीय। याद करो चैप्टर नंबर 7 अभी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो उसमें मैंने 3 प्रकार बताए थे आपको, है कि नहीं? त्रिकोण वाले, वर्गाकार और ज्यावक्रीय तरंग। तो ज्यावक्रीय के अंदर किस प्रकार से अपन करते हैं, तो देखिए ये वाला जो ग्राफ बनता है ये साइन थीटा के लिए बनता है, और ये वाला कॉस थीटा। किसके लिए बनेगा? ये साइन थीटा के लिए बनेगा, और नीचे वाला है वो कॉस थीटा। अब इतना डिटेल में बताना जरूरी नहीं, क्योंकि आप ये चीजें पहले से जानते हो। तो तरंग का समीकरण कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, तरंग के विस्थापन को y से व्यक्त करते हैं। तरंग के विस्थापन को किससे व्यक्त करते हैं? y से। y बराबर होता है क्या है? y बराबर होता है a यानी आयाम। और यदि उसका ग्राफ इस प्रकार से है तब तो हम लिखेंगे y बराबर a साइन थीटा। एक और बात, यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा है कोण, लेकिन थीटा की जगह और कुछ लिखा जा सकता है क्या? देखिए, तो हम लिख सकते हैं, आपने ओमेगा पढ़ा, ओमेगा बराबर क्या होता है बताओ? ये होता है कोणीय वेग। बोलो क्या होता है? कोणीय वेग। ओमेगा बराबर, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब देखिए आप, ओमेगा बराबर, कोणीय विस्थापन को अपन किससे लिखते हैं? थीटा से, और समय को किससे लिखते हैं? टी से। समझते जाना आप एक एक चीज को। ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। अब मैं चाहूं तो बोलो थीटा के बराबर क्या लिख सकता हूं? यहां से थीटा बराबर लिख सकता हूं मैं ओमेगा इंटू टी। थीटा लिखो या फिर ओमेगा टी लिखो, दोनों में से कोई सी चीज लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं? बोलिए, y बराबर इस वाली, ये जो तरंग है इसके लिए लिखेंगे y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब सारी चीजें इसके अंदर आ गई, तो इसको अपन किस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि देखिए, सबसे पहले y क्या है? y है तरंग का विस्थापन। बोलो क्या है? विस्थापन। a क्या है? तरंग का आयाम। अभी मैं बताऊंगा आपको आयाम क्या है, ठीक है। और ये क्या है? ओमेगा टी है कला या कला कोण कह दीजिए इसको। बोलो क्या है? कला या कला कोण। कला क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ग्राफ है वो किस प्रकार का बनना है। भाई थीटा भी तो डिपेंड करेगा, थीटा 0 होगा, 90 डिग्री होगा, 180 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। अब जो तरंग का समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये जो यहाँ पे लिखा है इसमें 3 चीजें आ रही है, विस्थापन आ रहा है, आयाम आ रहा है, और कला कोण आ रहा है। अब अपन ने तरंग का समीकरण हेडिंग डाला, तो तरंग के समीकरण में मैंने कहा यदि इस प्रकार का ग्राफ है तो साइन वाला बनता है। इसमें क्या बनता है? y बराबर a cos ओमेगा टी। इसमें क्या बनेगा? y बराबर a cos ओमेगा टी। a होता है इसका आयाम,
ये अभी मैं बता दूंगा आपको, परिभाषा भी लिखेंगे इसकी। तो ये दोनों के लिए मैंने आपके समीकरण बता दिए। एक और बात का ध्यान रखना यहाँ हो सकता है कि जो दोनों तरंगे हैं इनमें इनकी कला में कुछ अंतर हो, जिसे हम कलांतर से लिखेंगे, और कलांतर भी मैं यहाँ पे परिभाषित करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या समझा बोलो, देखो ये क्या समझा, तरंग का समीकरण लिखना आ गया। दो टाइप से लिखूंगा, ये आएगा तो y बराबर a sin ओमेगा टी, और ऐसे ग्राफ बनेगा किसके लिए, y बराबर a cos ओमेगा टी। अब अपन बारी बारी से उन चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आएगा आयाम, बोलो क्या हेडिंग डालेंगे, आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। लिखेंगे किससे, कैपिटल ए से भी लिख सकते हो, स्मॉल ए से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। अब आयाम होता है क्या है पहले समझो, उसके बाद करेंगे। अभी मैंने इस प्रकार से ग्राफ बनाया ऐसे, आप देखोगे ये वाली जो स्थिति है इसको कहेंगे हम माध्य स्थिति। ये कौन सी स्थिति, माध्य स्थिति। अब आप देखोगे कि ये जो तरंग है वो माध्य स्थिति के ऊपर नीचे चल रही है ऐसे, अरे चल रही है कि नहीं चल रही, तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है, आयाम। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन का मतलब समझ गए क्या, अरे समझ गए आप भाई, कितना इसके अंदर, कितनी ऊपर जा रही है या कितनी नीचे जा रही है, ये जो अधिकतम विस्थापन है वही क्या कहलाएगा बोलो, ये कहलाएगा आपके आयाम। तो लिख दीजिए यहां, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है। ठीक है भाई, ये बात, ये जो है ना इतनी, ये यही क्या है इसका आयाम। एक पहली डेफिनेशन क्लियर हुई, आगे चलते हैं डेफिनेशन नंबर सेकंड। और क्या लिखा आपने, आपने लिखा यहाँ पर कला। कला को अपन लिख सकते हैं या तो थीटा से, या लिख दो ओमेगा टी से। बोलो ये क्या होगा, कला कोण के दो या कला के दो, यानी कि किसी भी तरंग की स्थिति के बताने के लिए कि किस प्रकार का ग्राफ बनने वाला है, स्थिति कैसी बनने वाली है, वो कौन बताता है, आपका कला बताता है। ठीक है, जो पीछे ओमेगा टी लगा ना, इसे हम क्या कहेंगे, कला कोण या कला। आगे देखो, इसके बाद आया आपके कलांतर। बोलो क्या आया, कलांतर। किससे लिखेंगे अपन, कलांतर को लिखेंगे डेल फाई से। बोलो किससे लिखेंगे, डेल फाई से। अब इसको समझना कैसे लिखेंगे, तो देखिए मान लेते हैं एक विस्थापन समीकरण है किसी तरंग का, उसमें लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर क्या लिख दिया, ए साइन ओमेगा टी। ये पहली तरंग का समीकरण। एक दूसरी तरंग है जिसका समीकरण है वाई टू बराबर, इसका पहला a1 ले लो आयाम, दूसरे का ले लेते हैं a2। उसमें लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ले लो, क्या ले लो भाई, यहाँ पे थीटा। अब आप देख रहे हो एक के अंदर तो ओमेगा टी आ रहा है, एक के अंदर थीटा, थीटा नहीं तो आप फाई ले लो, आपकी इच्छा जो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या फाई ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा तो ओमेगा टी भी होता है। तो y1 और y2 दो तरंगों के विस्थापन समीकरण आपके सामने लिखे हैं। अब दोनों के अंदर आप देखोगे आयाम a1 a2 है, और इनकी कला बिल्कुल सेम है, कला सेम है, ये भी साइन वाला है, ये भी साइन वाला है, समीकरण यानी ग्राफ सेम बनेगा। लेकिन फर्क किसका है, या ओमेगा टी है या ओमेगा टी प्लस फाई है। हम कहेंगे कला कोण में अंतर है, किस में अंतर है, कला कोण में। तो कला कोण का जो अंतर है तरंगों के कला कोण में अंतर को, कला कोण में अंतर ही क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है। बोलो क्लियर हुई बात, ये आपका कलांतर हो जाएगा। निकालेंगे कैसे भाई, देखो यहाँ तो ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई है, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को घटा लो, यानी ओमेगा टी प्लस जो फाई है इसमें से घटा लीजिए ओमेगा टी, ये माइनस का ओमेगा टी प्लस के ओमेगा टी से कटेगा, और फाई आपका आंसर। यानी यहाँ पर आपको सीधा पता चल गया कि कलांतर कितना आ रहा है, फाई आ रहा है। और ये बात क्लियर, इस प्रकार से हम आसानी से क्या समझ सकते हैं, कलांतर को भी समझ सकते हैं। आगे चलो भाई, कलांतर के बाद बताओ, कलांतर के बाद अपन बात करेंगे किसकी, आवर्ती की। और आवर्ती को लिखते हैं अपन एन से।
आवर्ती को किससे लिखते हैं? एन से। अब देखो आवर्ती के बारे में देखना, तरंग इस प्रकार से चल रही है, तो जो तरंग है, तरंग द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, या 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्कर, क्या लिखोगे आप शॉर्टकट में? बिल्कुल सीधा, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बोलो क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाएगी उसकी, ये आवर्ती होगी। मान लो मैं कह रहा हूं 1 सेकंड, यहां से यहां आने में देखो ये 1 चक्कर पूरा हो, फिर ये 2 चक्कर, 1 सेकंड में यदि मैं कह रहा हूं कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं? 2, तो 2 हर्ट्ज क्या हो जाएगी इसकी? एक उदाहरण से समझा रहा हूं आपको कि जितने 1 सेकंड में क्या पूरे होंगे? चक्कर पूरे होंगे, उसकी संख्या हमारी क्या कहलाने वाली है? आवर्ती कहलाने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखो क्या बच गया भाई, आयाम हो गया, आवर्ती हो गई, और क्या हो गया? कला हो गया, कला कोण हो गया, और कलांतर हो गया। अब बचा इधर, पहले आवर्तकाल का करते हैं। देखिए हेडिंग डालिए आवर्तकाल, लिखेंगे किससे? कैपिटल टी से। आवर्तकाल के बारे में क्या याद है? लिखो, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, बोलो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। जैसे मान लेते हैं ये एक तरंग है, इस तरंग द्वारा ये एक चक्कर पूरा हुआ, तो यहां से लेके यहां तक का जो समय अंतराल है वो कहलाएगा आपका आवर्तकाल। कैपिटल टी से इसको लिखा जाएगा। आगे बढ़े, इसके बाद बात आती है तरंग देरी की। बोलो किसकी बात आती है? तरंग देरी। लिखते किससे? लेमडा से। और किससे लिखेंगे? लेमडा से। अब बताइए लेमडा बराबर क्या होगा? तो हम कहेंगे इससे पहले आपको क्या आना चाहिए? देखिए आप, ये अपन बाद में कर लेंगे, इससे पहले आपको ये आना चाहिए, पहले आप समझो श्रृंग को, एक तो श्रृंग और एक गर्त। यदि श्रृंग और गर्त आपको समझ में आ गया तो तरंग देरी बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे? तो आपको दिख रहा है, इस तरंग के बारे में वापस से आप विचार कीजिए, एक बार इसको बड़ा कर देते हैं। इस तरंग को आप बात करें तरंग के बारे में, तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट में यहाँ पे नोट करवा रहा हूं, वो सुनो। ये जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, वो जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा? श्रृंग कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा? माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन है उसको आयाम कहते हैं, और उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? श्रृंग। बोलो क्या बोलेंगे यहां से? इसको तो बोलेंगे श्रृंग। और जो ये तो प्लस की तरफ है, ठीक है, और जो न्यूनतम स्थिति होती है इसकी, उसको हम क्या कहेंगे? बोलो, उसको कहेंगे हम गर्त, उसको बोलेंगे अपन गर्त। भाई दोनों तरफ तरंग है, माध्य स्थिति से प्लस की ओर और माध्य स्थिति से माइनस की ओर। ये ऊपर प्लस में चलेगा, नीचे माइनस। तो प्लस की तरफ अधिकतम विस्थापन वाला जो बिंदु है वो श्रृंग है, ये गर्त। अब इसी को अपन आगे बढ़ाएं, मान लो अब आप कहोगे कि यहां पर ये श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, बिल्कुल श्रृंग है, और इसको और आगे बढ़ाएं, इस प्रकार से एक चक्कर पूरा और करवा दें, ये क्या बन जाएगा? ये गर्त बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, श्रृंग हो गया हाईएस्ट, प्लस की तरफ हाईएस्ट बिंदु और माइनस की तरफ हाईएस्ट बिंदु गर्त हो गया, है ना, न्यूनतम पॉइंट, और मैक्सिमम जो ऊपर की तरफ है वो हो जाएगा श्रृंग। अब बात आती है कि सब तरंग देरी को समझा दीजिए। तरंग देरी के बारे में कुछ नहीं, आप ये पहला श्रृंग, ये दूसरा श्रृंग, इनके बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी? लेमडा। या आप कह सकते हो तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी, लगा समय तो क्या कहलाता? बोलो आवर्तकाल, और तय दूरी क्या कहलाएगी? आपकी तरंग देरी। या इसको दो तरीके से और लिख सकते हैं अपन, दो क्रमागत
श्रृंगों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। दो क्रमागत श्रृंगों लिख दो या गर्तों लिख दो, एक ही बात भाई, श्रृंग भी लिख सकते हो या दो गर्त भी लिख सकते हो। दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के मध्य की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी आपकी लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य कहलाने वाली। अरे क्लियर हो बात? तो आवर्तकाल, श्रृंग, गर्त, ये सब चीजें क्लियर हो रही है। और क्या बच गया देख लो इधर, ये हो गया भाई आयाम, आवर्ती, तरंग दैर्घ्य, सब हो गया ये। अब बच गया केवल पथांतर। बोलो क्या बच गया? पथांतर। पथांतर समझिए। पथांतर में तो सीधी सीधी बात है, मान लो यहीं पे समझा देता हूँ। देखो पथांतर क्या होता है। पथांतर तो लिखेंगे अपन डेल एक्स। किससे लिखेंगे? डेल एक्स। मैं कह रहा हूँ मान लो एक तरंग है जो मान लो ए बिंदु से चली और यहां जाके बी बिंदु पे रुकी। एक दूसरी है जो सी बिंदु से चली और कहाँ पहुंच गई? बी। तो इनका जो एंडिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ठीक है, उल्टा भी कह सकते हैं, तो वो एक बिंदु पर है। अब इसने दूरी तय करी सी से बी तक, इसने ए से बी तक, तो हम कहेंगे सी से बी तक जाने वाली तरंग को लंबी दूरी तय करनी है, जबकि इसको कम। तो सी बी माइनस ए बी, सी बी माइनस ए बी, यही हमारा क्या होगा? पथांतर। अरे इसने इतना रास्ता तय किया, इसने इतना, इसका मतलब इसने ज्यादा कितना किया? जो पथ का अंतर है उसे हम क्या कहेंगे? पथांतर। बोलो क्या कहेंगे? पथांतर। पथांतर ज्ञात करना हो तो जो तरंग ज्यादा चली है उसमें से कम चली तरंग की दूरी निकाल लो, आपका पथांतर आ जाएगा डेल एक्स। और इससे पहले अपन ने कलांतर करा था डेल फाई, ठीक है, कलाम में अंतर को। इस प्रकार जो शब्दावली थी ये वाली सारी वो अपन ने यहाँ पे कर ली। ये सारी शब्दावली मैंने कंप्लीट करवा दी। अब बात इसके बाद हमें समझना था प्रकाश का व्यतिकरण। इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। तो ये चीजें क्लियर हो गई तो अब इनको समझना आसान हो जाएगा। कैसे? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के जो कलांतर का मान है वो समय के साथ क्या हो? परिवर्तित नहीं हो, नियत बना रहे। मतलब मान लो एक प्रकाश स्रोत है, इससे कुछ तरंगें निकली इस प्रकार से, ये मान लो। अब यदि मैं इनका एक बिंदु ले लूं या एक पृष्ठ ले लूं, ठीक है, तो निकलने वाली तरंगों का आप कलांतर निकालो। इसका, इसकी भी कला होगी, इसकी भी कला होगी, मतलब तीनों का कला कोण होगा। और यदि कलांतर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, या तो कलांतर जीरो आ जाए या तीनों का क्या आ जाए? फिक्स आ जाए, मतलब सेम आ जाए। एक प्रकाश स्रोत से मान लो जितनी भी प्रकाश तरंगें निकल रही है उन तरंगों का जो कलांतर है वो समय के साथ बदलता नहीं हो, फिक्स रहे, तब वो क्या कहलाएगा? या नियत रहे, या तो कहीं पे बिल्कुल जीरो हो, न्यूनतम हो, कहीं पे अधिकतम हो, साथ साथ में चलना चाहिए, तब हम कहेंगे कला संबद्ध प्रकाश। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिखोगे कि डेल फाई में क्या? डेल फाई नियत रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। जबकि इसमें क्या होना चाहिए? ऐसे प्रकाश स्रोत जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणों का या किरणों का नहीं, तरंगों का जो कलांतर है वो समय के साथ क्या हो? परिवर्तित होता रहे, नियत नहीं रहे, उन प्रकाश स्रोतों को हम क्या कहते हैं? बोलो। एक मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, एक ही प्रकाश स्रोत से निकलने वाली सभी तरंगे उनका कलांतर सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों का जो कलांतर है वो आपका अलग अलग रहेगा, परिवर्तित हो सकता है, चेंज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कला संबद्ध और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत आपको समझ में आ गए। अब अध्यारोपण का सिद्धांत भी समझ लो। अध्यारोपण के सिद्धांत को यहाँ समझ लेते हैं अपन आगे, 2-3 बार पढ़ा है पहले भी, पता होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? वैसे अध्यारोपण नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं कोई चीजें अध्यारोपित होना, मिलना, जुड़ना, है कि नहीं? संकेत यही आ रहा है। तो बिल्कुल तरंगों के लिए जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, वो ये क्या कहता है कि मान लो बहुत सारी तरंगें हैं और उनके विस्थापन क्रम से y1, y2, y3 डॉट 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 yn है, ये मैं विस्थापन मान के चल रहा हूँ। बोलो क्या मान के चल रहा हूँ? ये सभी तरंगों के विस्थापन है। तो ये तरंगें जब आपस में मिलती है ये क्या होती है? अध्यारोपित होती है। मान लो किसी जगह क्या होगी? अध्यारोपित होती। तो किसी बिंदु पर जब ये मिलेगी
तो मिलने पर जो परिणामी तरंग है, ध्यान से सुनना आप, इनसे मिलने पर जो परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो सभी तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। विस्थापनों के सदिश योग के बराबर, सदिश योग कर देना भाई, ये वेक्टर लगा देना, क्योंकि विस्थापन क्या बोलो, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। अब आपका क्लियर हुआ। यानी हम फर्स्ट चैप्टर में भी यूज करते हैं, सेकंड में भी यूज करते हैं, कब करते हैं वो भी सुनो आप। जैसे अपन ने पढ़ा कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी, बहुत सारे आवेशों से बना एक निकाय है, उस निकाय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या बहुत सारे आवेशों का निकाय है और एक उनमें आवेश है जिस पर बाकी सब के कारण लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। तो जब भी अपन कहीं पे एक परिणामी निकालना चाहते हैं और सदिश के कारण, तो वहां पर हम यूज करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। सिद्धांत कहता है कि आपने बहुत सारी तरंगे ली, विस्थापन उनके ये है, विस्थापन समीकरण अपन लिख लेंगे, यदि उनका परिणामी निकालना चाहते हो, परिणामी तरंग, तो उसका जो विस्थापन का समीकरण है वो सभी के विस्थापनों के सदिशों के बराबर। अब आप समझो, इससे बाद में आपके समझ में आएगा प्रकाश का व्यतिकरण। अब आप हेडिंग डाल सकते हो, पहला टॉपिक प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण देखिए क्या है, क्या शर्तें हैं इसकी। सबसे पहले तो वो समझो आप, प्रकाश का व्यतिकरण कब होगा। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो तरंगे हैं, तरंगे वो कहां से आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से। बोलो किससे आनी चाहिए, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से। पहली शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, बोलो, जो तरंगे है वो कहां से आनी चाहिए, तरंगे आनी चाहिए आपकी कला। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि तरंगे क्या होनी चाहिए भाई, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से आनी चाहिए, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से आनी चाहिए। अब दूसरा, दूसरा ये है कि उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए भाई, उनकी तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, समान आवर्ती होनी चाहिए, और क्या, तीसरा पॉइंट, समान तरंग दैर्घ्य होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको किसमें लिखने हैं, समान तरंग दैर्घ्य। ये इनकी आवश्यक शर्तें हैं, शर्त है ऐसे मान लो, आप यहां लिख लेना शर्तें हैं, किसके लिए, व्यतिकरण के लिए। समान दिशा में होनी चाहिए, या एक ही दिशा लिख लो, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। और बोलो इसके अलावा क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 5 नोट कीजिए। एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश तरंगे। और क्या शर्त है देखो, आयाम, इनका आयाम बराबर या लगभग बराबर, लगभग बराबर होना चाहिए। ये सारी शर्तें, 6 शर्तें आपको पहले कंप्लीट आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि तरंगे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से आनी चाहिए। प्रकाश जब स्रोत जो है कला संबद्ध रहेगा तो कलांतर नियत रहेगा। बोलो कलांतर क्या रहेगा, नियत, फिक्स रहेगा। अभी बताया मैंने पहले, आवर्ती समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक तरंग तो है 1 सेकंड में 10 चक्कर पूरे कर रही है, दूसरी 15 चक्कर, तब उसके बीच में क्या नहीं हो सकता, व्यतिकरण की घटना नहीं हो सकती। तरंग दैर्घ्य भी समान होना चाहिए, है कि नहीं, एक चक्कर में तय दूरी लगभग समान होनी चाहिए, समान नहीं होगी तो फिर वो व्यतिकरण नहीं हो सकता। एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि विपरीत दिशाएं हैं या अलग अलग दिशाओं में संचरित हो रही, आपस में नहीं मिलेगी, व्यतिकरण नहीं होगा। एक बार इतनी प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ण का प्रकाश ही क्या हो सकता है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हो सकता है, उसी से आ सकता है। अन्यथा अलग अलग आप वर्णों का प्रकाश लेोगे, उनकी आवृत्ति अलग होगी, तरंग दैर्घ्य अलग होगी। फिर अपन कहेंगे आयाम हुआ
ये भी आयाम वगैरह भी ये बराबर होने चाहिए। ये तो बात है इसकी शर्तों की, प्रकाश के व्यतिकरण की शर्त है। अब घटना को समझते हैं।